चलो आ जाओ इधर। कल हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया था, बराबर। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का भी नाम ऑलमोस्ट वैसा ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बट ये है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 2 में है ना, थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एक स्टेप आगे जाना है कि आईबीसी में क्या चीजें होती है। पहले आईबीसी में हम लोग ये पढ़ेंगे। देखो चैप्टर 1 में हमने क्या देखा कि आईबीसी कैसे बना, वो कैसे टाइम के साथ आया, बराबर। पहले कौन से एक्ट थे, वो क्यों हटाए गए, उसके बाद क्यों आईबीसी को लेके आया। फिर हम लोग ने ये देखा कि यूएसए में क्या चलता है, यूके में क्या चलता है, वहां का आईबीसी कैसा है, तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, बराबर। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे आईबीसी की फंक्शनैलिटी कैसी है, मतलब इसमें कौन कौन है, उनका बेसिक काम क्या है, बराबर। वो देखेंगे, मतलब पूरा चैप्टर उसके ऊपर है, मतलब ये समझो ज्यादा डेफिनेशंस है इसके अंदर, बराबर। और जो भी अथॉरिटीज इसके अंदर बनाई गई है उसका रोल क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो देखो इंट्रोडक्शन में तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पार्ट 3 ऑफ द कोड डजंट एक्सटेंड टू जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने कल बता दिया था गलती से, बराबर, तो वो जाने दो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज बैंक्रप्सी। देखो बैंक्रप्सी की मैं बात करता हूं ना, तो कल हमने ये देखा था कि बैंक्रप्सी बहुत अलग चीज है और इंसॉल्वेंसी बहुत अलग चीज है, बराबर। यहाँ पे बैंक्रप्सी का मतलब देखो क्या लिखा गया है। बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है, a debtor who has been adjudged as bankrupt by a bankruptcy order under section 126। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एडजज। एडजज का मतलब होता है डिक्लेयर करना, और डिक्लेयर कौन करेगा, तो कोर्ट करेगा। क्योंकि देखो लास्ट लेक्चर जो भी था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें देखो ये पढ़ा था हमने, यहाँ पे देखो लिखा था इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है तुम तुम्हारी लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल नहीं हो, बस उतना बोल दिया तो वो तुम इंसॉल्वेंट हो। लेकिन अगर कोर्ट बोलता है, ऑफिशियली कोर्ट डिक्लेयर करता है, डिक्री पास करता है, जजमेंट पास करता है कि हाँ भाई तुम ऑफिशियली भिखारी हो, बराबर, तो तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, ये कोर्ट डिक्लेरेशन पे आएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट मतलब ऑब्वियसली डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ही होगा, करेक्ट। तो इसके लिए देखो a debtor who has been adjudged as a bankrupt by a bankruptcy order under section 126, each of the partners of a firm where a bankruptcy order under section 126 has been made against a firm। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें सारे के सारे पार्टनर क्या डिक्लेयर हो चुके हैं, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं एज पर सेक्शन 126। ठीक है, जो उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है जिसमें ये लिख दिया गया है कि तुम सारे के सारे पार्टनर्स भिखारी बन चुके हो, तो तुम क्या हो, तुम बैंकरप्ट हो चुके हो। एंड एनी पर्सन एडजज एज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, क्या लिखा है, एनी पर्सन एडजज। एडजज का मतलब होता है प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम से डिसीजन आना। एडजज का मतलब क्या होता है, प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम से डिसीजन आना। सो पर्सन एडजज एज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर खाली वहां पे ऐसा लिखता ना एनी पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, तो वो बैंकरप्सी नहीं होगा फिर, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल नहीं तो मैं उसको इंसॉल्वेंट बोलता हूं, बट वो जब कोर्ट डिक्लेयर करता है तो उसको मैं बैंकरप्ट बोलता हूं, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है ना एडजज, एडजज वर्ड ही इंडिकेट कर देता है कि इट इज अ डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी, बराबर। तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ही इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटी एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, एंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट दैट मींस ही इज अ बैंकरप्ट, बराबर। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं बैंकरप्सी की डेफिनेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बराबर। इसमें देखो आईबीसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कौन सी कंपनी को आईबीसी के अंदर में उनको लेके जा सकता हूं और उनकी बैंड बजा सकता हूं। जैसे मेरी बैंक है, मेरी बैंक ने कोई कंपनी को लोन दिया रहेगा और उसने रीपे नहीं किया, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको मैं लोन देता हूं और अगर वो रीपे नहीं करते तो मैं उनको आईबीसी में घसीट के भी लेके जा सकता हूं। तो कौन सी कंपनी है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, चाहे कंपनीज एक्ट 19 वो 16 या 12 कौन सा था उसके हिसाब से रजिस्टर हो, 1956 के हिसाब से रजिस्टर हो, 2013 के हिसाब से रजिस्टर हो,
कोई भी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर रहने दो, कंपनीज एक्ट के, वो सब कंपनीज इंक्लूडेड है। दूसरा होता है कंपनीज गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, अगर कोई स्पेशल लॉ पास करके कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है तो वो भी यहाँ पे कवर अप किया जाएगा, बराबर, वो कंपनी को भी कवर करना है। देन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर वो भी रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट के हिसाब से तो उसको भी कवर किया जाएगा। कहाँ पे? ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, कोड के अंदर। देन पार्टनरशिप फर्म्स, देन पर्सनल गारंटर टू द कॉर्पोरेट डेटा। कॉर्पोरेट डेटा मतलब मेरी कंपनी ने समझो कोई बैंक से लोन लिया है और समझो ये मिहिर है ना मेरा पर्सनल गारंटर बन रहा है, बराबर, तो मैं डिफॉल्ट करूंगा और पर्सनल गारंटर भी डिफॉल्ट करेगा, तो मेरी तो चलो कंपनी है, मैंने लोन लिया है तो मैं तो फर्स्ट कैटेगरी में आ गया, ऑल कंपनीज, तो मेरी तो बैंड बजेगी ही बजेगी। मिहिर कौन है? मेरा पर्सनल गारंटर है, तो मिहिर मेरा पर्सनल गारंटर है तो मिहिर की भी इक्वली बैंड बजेगी, उसको भी आईबीसी में लेके जाएंगे। ठीक है, पर्सनल गारंटर टू द कॉर्पोरेट डेटर्स के बाद है 6 पॉइंट, इंडिविजुअल्स अदर देन स्पेसिफाइड इन पॉइंट 5। इंडिविजुअल्स जो होते ना, जो कोई कंपनी के गारंटर नहीं बन रहे, मतलब कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटर नहीं बन रहे, खुद ही पर्सनल लोन ले रहे, होम लोन ले रहे, या ऐसे कोई भी पर्सनल लोन उन्होंने ले ली, ठीक है, बिजनेस लोन ले ली, और वो लोन अगर वो लोग रीपे नहीं कर पा रहे तो भी उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। कहां पे? आईबीसी के अंदर। ठीक है, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर लॉ, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी इंडिया में एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होगा तो उसके ऊपर भी आईबीसी एप्लीकेबल होगा। वो नीचे जो लिखा है 3 लाइन वो बताता हूँ, रुक जाओ, पहले ये 7 पॉइंट एक बार देख लो। पहला कौन सा है? ऑल कंपनीज। दूसरा है कंपनी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा तो वो भी आएगा। तीसरा होता है एलएलपी, चौथा होता है पार्टनरशिप, पांचवा होता है पर्सनल गारंटर अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर का है तो। नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल पर्सन, बराबर, जिसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन ली है। और लास्ट वन होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको रजिस्टर किया गया है कोई भी लॉ के हिसाब से। तो ये सब के सब को तुम आईबीसी में लेके जा सकते हो, बराबर। लेकिन नीचे देखो एक पॉइंट लिखा है, इन रिलेशन टू द इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन और बैंकरप्सी, फाइनेंशियल फर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ, financial firms are not included in the ambit of the IBC 2016. What is the meaning of financial firm? Financial firm क्या होता है? बोलो, कुछ आइडिया? What is financial firm? बोलो रे। फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा। बैंक नहीं रे, बैंक को तो बचाने के लिए तो ये कोड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड मतलब आईबीसी उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर मैं बैंक को डाल दूं तो यार खत्म हो गया फिर तो फिर बनाया क्यों आईबीसी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा, ओके। हाँ, मतलब कोई फर्म्स है, मतलब कोई कंपनी नहीं है, ये कोई फर्म है ऐसी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, छोटे छोटे लोन देते हैं ना, बराबर, छोटा छोटा फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, लिमिटेड कैपिटल को मैनेज करते हैं, बराबर, 10,000 20,000 की लोन दे दी। ऐसी छोटी छोटी जो फाइनेंशियल फर्म्स है ये इसके अंदर कवर अप नहीं किया गया है। मतलब अगर समझो मैंने कोई फाइनेंशियल फर्म से 10,000 रुपए का लोन लिया और वो 10,000 रुपए का लोन रीपे नहीं किया, बराबर, तो अगर मैं 10,000 का लोन रीपे नहीं करता हूं और वो मैंने फाइनेंशियल फर्म से लिया है तो फाइनेंशियल फर्म मेरे अगेंस्ट आईबीसी में नहीं जा सकता है। नहीं, एनबीएफसी भी कवर्ड है, बराबर। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे तो फिर खत्म ही हो गया, क्योंकि देखो बैंक को तो कवर करना पड़ेगा, एनबीएफसी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इनका सबका तो बिजनेस ही है फंडिंग का, बराबर, तो इनको तो डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा। बट फाइनेंशियल फर्म्स ऐसे इंडिया में बहुत कम है वैसे भी, बट है ऐसे छोटे छोटे लेवल पे ये लोग ऑपरेशन करते हैं, तो इनको एक्सक्लूड करके रखा है। ठीक है, चलो इतना समझा सबको? चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी। आईबीसी को क्यों बनाया गया, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, पहला, टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ओके, इसको टाइम बाउंड क्यों बोलते पता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये टाइम फ्रेम में काम करता है। टाइम फ्रेम में काम करता है मतलब क्या पता है? कि पूरा आईबीसी का प्रोसेस नॉर्मली कितने दिन में खत्म होता है? 180। कितने दिन में खत्म होता है? 180 डेज, इसके अंदर खत्म हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्सटेंशन लगता है तो एक्सटेंशन और 90 डेज का लग सकता है, बराबर। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो कितने दिन? 270। 270 डेज के अंदर तो तुम्हारा प्रोसेस समझो खत्म होना ही है। ये भी बहुत लिमिटेड केस में आता है, हर जगह नहीं आता है 90 डेज का एक्सटेंशन। इसका मतलब जनरली तो 180 डेज के अंदर खत्म होना ही चाहिए, बराबर। ये तो खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए देखो, इसको क्या बोला जाता है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसको बोला जाता है टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, बराबर। वो सिविल कोड के जैसे लंबे लंबे केस नहीं चलते इधर, ठीक है। देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द असेट वैल्यू। यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि असेट की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सके। इवन इफ अगर वाइंडिंग अप होता है तो भी ट्राई किया जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकाले, सो दैट जब पेमेंट करने की बात आएगी तो अच्छा खासा एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट हाथ में रहेगा, तो अच्छे खासा एक अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रमोट हो गई? तो सिंपल सी चीज है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो ये बैंक के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम फेस कर रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज हैंडल कर रहा था, बिकॉज बिफोर आईबीसी। आईबीसी जब आया तो उनको एक पावर मिल गया कि उनके फेवर में चीजें होने लगी। तो जब फंडिंग आपका मतलब बैंक सिस्टम आपका ढंग से चलेगा, बैंक को अपना पैसा टाइम पे प्रॉपरली रिकवर करके मिल सकता है, तो वो फंड को वो लोग रोलिंग में लगा सकते हैं। और रोलिंग में लगाएंगे तो आज जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान दे पाएंगे। तो जितने भी इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस विद अ क्रिएटिव आइडिया। सो इनिशियल लेवल पे उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो उनकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स बैंक पूरी कर सकता है। लेकिन बैंक पूरी कब करेगा? जब बैंक के हाथ में पैसा होएगा। जब बैंक के हाथ में ही पैसा नहीं है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक प्रोवाइड कर सकता है? वो खुद बेचारा मर रहा है, वो खुद अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, क्योंकि मैंने बोला देखो, जितना जल्दी लोन का रिकवरी होते रहेगा उतना पैसा वो रोलिंग में वापस घूमेगा, और रोलिंग में पैसा वापस घूमेगा तो क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली मिलेगी। अदरवाइज बैंक फाइनेंशियल क्रंचेस फेस करना चालू करेगा तो जल्दी से लोन नहीं देगा, क्योंकि फंड लिमिटेड है, और लोन देगा तो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियसली आईबीसी खाली बैंक के लिए नहीं है, बैंक को तो हेल्प करता ही करता है, प्लस जो बिजनेस है जिसने लोन लिया है, वो बिजनेस को क्या बोलना जाता है कि भाई तू रहने दे, तेरा बिजनेस हम चलाएंगे। ये याद है मैंने तुमको ये इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो लोग क्या करते, दो ऑप्शन निकालते हैं कि पहला बिजनेस को रिहैब या रिवाइव कर सकते हैं क्या, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर वाइंडिंग अप कर दो, बराबर। बट पहला क्या ट्राई मारा जाता है? रिवाइव। और रिवाइव पॉसिबल हुआ तो सोचो, रिवाइवल अगर वो पॉसिबल होता है ना, तो कितने लोगों का फायदा? बैंक का, शेयर होल्डर का, कस्टमर का, एम्प्लॉइज का, गवर्नमेंट का, सबको बेनिफिट है। कंपनी को क्या फायदा? उसका बिजनेस चल रहा है। बैंक को क्या फायदा? उसको अपना लोन मिल गया। एम्प्लॉइज को क्या फायदा? उसका जॉब नहीं गया। कस्टमर को क्या हो रहा है? क्योंकि जो बिजनेस जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा, तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते रहेंगे। गवर्नमेंट को क्या फायदा? बिजनेस चल रहा है तो टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होगा, अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है तो कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है फिर। तो ये एक इंटेंशन के साथ काम किया जाता है आईबीसी में, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इतना समझा तो अच्छा है। आगे देखो, अभी अभी यहाँ पे देखो, ये है ना थोड़ा, ये मेन चीज है, बराबर। मतलब समझो पूरा आईबीसी जो है ना, वो ये 5 के भरोसे है। मतलब समझो ये 5 चीजें अगर समझ गई ना, तो आईबीसी कुछ हद तक समझना चालू हो जाएगा, मतलब फिर डिफिकल्टीज नहीं आएगी, बराबर।
अभी देखो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सुन लो। आईबीबीआई, एए दैट इज एजुकेटिंग अथॉरिटी, आईपी दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है, आईपीए दैट इज इंस्टीट्यूट सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, बराबर, और आईई इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, बराबर। ये सबका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए रखा है क्योंकि जगह नहीं था मेरे पास पेज में, इसके लिए। अभी देखो पहले इसका स्ट्रक्चर समझो कि ये कैसे काम करता है, बराबर। हर एक का रोल क्या है, क्योंकि सबका रोल बहुत अलग अलग है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईबीबीआई सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है। इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर। ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अपॉइंट होती है। इनके अंडर कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, ठीक है। अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कितनी है? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंडिया में करंटली 3 इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, सीएस इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट, बराबर। अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा है इंस्टीट्यूट है ना जो अपना आईसीएसआई, उन्होंने एक उसके अंदर एक बोलते हैं ना, एक उसका एक डिपार्टमेंट है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बराबर। ये एक डिपार्टमेंट है। अब ये क्या करेगा, जैसे ये लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? आईसीएसआई कंडक्ट करेगा, लेकिन इसका जो सिलेबस होगा वो आईबीबीआई डिजाइन करता है। सिलेबस कौन डिजाइन करता है? आईबीबीआई डिजाइन करता है। आईबीबीआई क्या बोलता है, ये हमारा सिलेबस है, ये एग्जाम पैटर्न है, ऐसा ऐसा इसमें एग्जाम होगा, 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है, ये इस तरीके से एग्जाम्स तुमको कंडक्ट करनी है, ठीक है। उसके लिए उसने 3 लोगों को, क्योंकि देखो कैसा है यहाँ पे, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए प्रोफेशनल्स। इनको कौन चाहिए? प्रोफेशनल्स। क्यों प्रोफेशनल चाहिए? अरे क्योंकि देखो 2 चीजें करनी है, या तो रिवाइव करना है, ठीक है, या तो वाइंड अप करना है। चलो वाइंडिंग अप में तो ठीक है कोई भी कर लेगा, लेकिन रिवाइव करना मतलब क्या? तुम्हारा मरा हुआ कंपनी को वापस जिंदा करना। तो उसके लिए तो प्रोफेशनल चाहिए ना भाई, उसके लिए कोई ऐरा गहरा इंसान आके तो नहीं कर सकता है, उसके लिए तो प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। तो वो प्रोफेशनल मिलेंगे कहां से? तो आईबीबीआई ने क्या बोला, ये 3 है ना, पकड़ो इनको। तो आईसीएसआई, आईसीएआई और आईसीएमएआई, बराबर। इन तीनों को क्या बोलते हुए तुम क्या बन जाओ? हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तुम क्या बन जाओ? हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। आईबीबीआई तुमको कंट्रोल करेगा। अभी तुमको करना क्या है, तुमको तुम्हारे जो पास आउट स्टूडेंट्स है उनकी एग्जाम्स लेनी है। आईसीएसआई बोलेगा सिलेबस, आईबीबीआई बोलेगा सिलेबस मैं बताएगा, तू खाली एग्जाम ले, बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आईसीएसआई का पहला रूल, क्लियर्ड, अगर तुम हो क्लियर्ड सीएस तो तुम ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसमें भी कुछ उनके क्राइटेरिया है, वो आगे आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल याद रखो कि तुम्हारा सीएस क्लियर होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए तुम्हारे पास, तो तुम इसकी एग्जाम्स दे सकते हो। ये एग्जाम दोगे तो तुम क्या बन गए? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन गए, ठीक है। जैसे समझो तुम लोग में से 2 लोग ने एग्जाम दिया, समझो एक कौशल ने एग्जाम दिया और एक हर्ष ने एग्जाम दिया, बराबर। दोनों ने एग्जाम क्लियर किया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आईपी। आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बराबर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर ये लोग दोनों बन गए, बराबर, तो जब भी कभी भी इंसॉल्वेंसी किसी भी कंपनी का होता है, उसमें रिवाइवल के प्लान्स अगर आते हैं, तो रिवाइवल के प्लान्स के लिए कौन चाहिए? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चाहिए टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो अपॉइंट किया जाएगा किसको? ये जो पास आउट लोग हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा कि तुम ये कंपनी का बिजनेस चलाओ, इसको रिवाइव करके दो, तो वो उनका काम है फिर, बराबर। तो देखो मैंने कुछ तुम लोग को बता दिया। सबसे पहला आईबीबीआई बताया मैंने तुमको कि आईबीबीआई बेसिकली करता क्या है। तो ये एक सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी मानी जाती है पूरे इंसॉल्वेंसी में, बराबर।
उसके बाद एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, याद करो लास्ट लेक्चर उसमें मैंने बताया था एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर इंडिविजुअल है तो और पार्टनरशिप है तो उसके लिए अलग। जैसे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की मैं बात करता हूँ, चलो मेरे को आंसर दो फटाफट। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी होती है, पहला एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है पार्टनरशिप। इनके लिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? हु इज एजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर दिस टू? डीआरटी, करेक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बराबर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आता था एलएलपी और एक आता था कॉर्पोरेट। ठीक है, इसके लिए कौन था एजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एनसीएलटी, करेक्ट, बराबर। तो ये वही है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसको जूम करूंगा तो दिख जाएगा, बट जो लिखा है डायग्राम में ये वही लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो जैसे मैंने बोला कि हर्ष और कौशल ने एग्जाम क्लियर कर दिया तो वो लोग क्या बन गए, फिर वो लोग भी ऐसा सूट पहन के घूमेंगे क्योंकि वो लोग क्या बन गए हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन गए हैं। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इनका काम क्या है? तो इनका काम है सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करना, ठीक है, आईबीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उनके डिजाइन किए हुए सिलेबस के ऊपर एग्जाम्स लेना, बराबर, अपने मेंबर्स को प्रमोट करना कि भाई तुम करो आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओ, तुमको बहुत फायदा मिलेगा। तो वो सब करते वो लोग। ठीक है, लास्ट में एक आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये एक कुछ अलग कंसेप्ट है, ये ध्यान से सुनो, अलग कंसेप्ट है क्या? व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज? देखो सिनारियो क्या होता था, जैसे अगर मैं देखता हूं बिफोर आईबीसी और आफ्टर आईबीसी, ये मैं क्या बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बता रहा हूं तुमको। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ठीक है, अभी जैसे देखो, समझो एक एग्जांपल देता हूं, पहले जनरल एग्जांपल देता हूं। किसका नाम लूं? समझो निहाल। निहाल ने है ना एक लड़की को प्रपोज किया। ठीक है, अभी लड़की एकदम भोली भाली है, तो ये भाई साहब ने, ये एक नंबर का हरामी टाइप, और भाई साहब ने इसको, लड़की को इन्फ्लुएंस करके पटा दिया एकदम, बराबर। लड़की पट गई, बात पहुंचा निहाल का वो लड़की के साथ मैरिज तक। ठीक है, अब मैरिज तक पहुंचा ना जब बात, तो लड़की का भाई है ना बहुत स्मार्ट है, तो उसने निहाल को पूछा इधर उधर की चीजें, व्हाट यू आर डूइंग। निहाल बताया, प्रोफेशनल सीएसए में, अरे गहरे लोग से मैं बात नहीं करता है वैसे तो, बट ठीक है तू मेरी आइटम का भाई है तो बोल दे। तो भाई सब एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो निहाल को ऐसा पूछा, निहाल आर यू ऑन एफबी और इंस्टा? तो बोलता है हाँ। अब जब निहाल ने अपनी इमेज बताई थी ना उसको, उसके भाई के सामने, तो एकदम शरीफों वाली इमेज, बराबर, कि ड्रिंक नहीं करता है, स्मोक नहीं करता है, बराबर, आड़े तेड़े कोई शौक नहीं है, ऐसे एकदम क्लियर इमेज बताया था। तो लड़की के भाई ने क्या किया, निहाल का इंस्टा प्रोफाइल चेक किया। इंस्टा प्रोफाइल चेक किया ना, तो देखो क्या क्या मिला। स्टोरीज मिली काफी सारी, दारू की बोतल के साथ, फिर वो हुक्के में से वो रिंग बनाता हुआ फोटो दिखा, बराबर, ऐसा करके रिंग बना रहा था भाई, ये सब मिला। फिर एक सोफे पे बैठा है, आजू बाजू 4-5 लड़कियों के साथ बैठा है, और नीचे टैग क्या वो कैप्शन कैप्शन डाला है, मूड इज ऑन, पार्टी इज ऑन, बराबर, ऐसा सब लिखा है। तो लड़की का भाई उसको ऐसा पूछेगा ना तो अभी ये सब जब देखा ना, निहाल की जो आइटम था उसका भाई ने ये सब देख लिया, तो उसने एक दिन निहाल को ऐसा पूछा, निहाल तू तो ऐसा ऐसा बता रहा था मेरे को, लेकिन तेरी इंस्टा स्टोरी तो कुछ अलग ही बताता है, इंस्टा प्रोफाइल तो कुछ अलग ही है। तो बोल रहे वो तो मैं पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है, सुधर गया हूं मैं।
और वो फोटोज अभी मैं डिलीट ही कर दूंगा, मेरे को भी पता है वो पास था मेरा। अभी देखो, तुमको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद उसकी आइटम का भाई भरोसा करेगा क्या? होएगा भरोसा? चाहे कितना भी बोल दे मैं डिलीट मार दूंगा, मैं सुधर गया, अभी मैं ऐसा जरा भी नहीं है, बराबर, कोई भी बिलीव ना करे, बराबर, अल्टीमेटली ये निहाल है, भरोसा कैसे कर सके? अभी देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारा इंस्टा प्रोफाइल गलत नहीं बोलता है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारा एफबी का टाइमलाइन गलत नहीं बोलेगा, बराबर। अभी यहाँ पे देखो क्या होता था, अभी समझो मैं है ना आईबीसी नहीं था, तब लोन लेने जाता था, समझो सबसे पहले मैं लोन लेने गया एसबीआई के पास। एसबीआई के पास जब लोन लेने गया ना, तो एसबीआई को बोला कि मेरे को ना 100 करोड़ का लोन दे दो। एसबीआई बोलता है पास्ट में कुछ डिफॉल्ट किया था, लोन लिया था? बोला नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो मैं करता ही नहीं हूँ, उसूलों वाला आदमी है मैं, एक बार लोन लिया तो सबको टाइम पे रीपे करने में बिलीव करता हूँ, एथिक्स नाम की चीज है मेरे अंदर। आईबीसी, अभी देखो आईबीसी है नहीं, पर्सन की हिस्ट्री निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतनी लेवल पे कुछ अरेंजमेंट ही नहीं किए थे, बराबर, तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एसबीआई ने क्या बिलीव किया, एसबीआई ने बिलीव किया कि बंदा सही बोलता होगा, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे देते हैं लोन। जैसे ये सच में हुआ है, कहाँ पे, कौन से केस में? तो इसके केस में, विजय माल्या। विजय माल्या ने पता है क्या किया था? वो है ना जब बैंक से लोन मांगता था ना, तो बैंक से लोन ऐसा लोन डिपार्टमेंट को कॉल ट्रांसफर कर रहे, ऐसा उसके साथ नहीं होता था। वो बंदा क्या करता था, बैंक के कोई टॉप मोस्ट पर्सन को सीधा फोन घुमाता है, और क्या बोलेगा पता है, कि मुझे है ना 200 करोड़ का लोन दो। तो बोलता है सर ठीक है, एक मीटिंग कर ले पहले। तो विजय माल्या बोलता है ठीक है, आप किधर हो अभी? तो समझो विजय माल्या बैठा है गोवा में, ये भाई साहब दिल्ली दिल्ली में, बराबर। तो विजय माल्या क्या बोलेगा, ठीक है एक काम करता हूँ, मेरा चार्टर्ड फ्लाइट आएगा दिल्ली, आपको पिकअप करेगा, आप गोवा, आपको गोवा लेके आएगा, आप यहाँ पे मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे रुको 2 दिन, फिर आराम से मीटिंग वीटिंग करते हैं, देन बताओ आप दे सकते हो कि नहीं, बराबर। तो बंदा फ्लाइट भेजता है, वहां से वो, ये रियल केस है, बंदा वहां से दिल्ली में फ्लाइट लेके, किसकी फ्लाइट? विजय माल्या का प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन, उसमें आएगा गोवा में इसके बंगलों पे रुकेगा, बंगलों में रुक के देखेगा ना, अरे रे रे रे, ये तो अलग ही दुनिया है इधर बसाई हुई, बराबर। मतलब ये सब चीजें देख के सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, कि बंदे ने मुझे भेजने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मुझे मीटिंग करने के लिए, उसने मुझे नहीं नहीं तो कम से कम 80-90 करोड़ का चार्टर्ड फ्लाइट भेजा, जस्ट फॉर द वन पर्सन। बंदा 80-90 करोड़ का फ्लाइट भेज रहा है, बंदा 50 करोड़ के बंगलों में रुका है, और बंदा मांग कितना रहा है? 200 करोड़ है। यार ये तो ऐसे खड़े खड़े दे देगा, बराबर। तो वो क्या बोलेगा, अरे सर आपके लिए तो पैसा भी, बैंक आपका ही है, ले लो, कितना चाहिए? 200 करोड़ लेके जाओ, बराबर। तो काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए, असेट वैल्यूएशन नहीं किया, और ऐसे ही लोन ले लिया। ऐसा लोन ले लेके भाई साहब ने 9,000 करोड़ ले लिया, सब बैंक मिला के, जिसमें सबसे ज्यादा एसबीआई है, बराबर। 9,000 करोड़ ले लिए। देखो, पास्ट कोई रिकॉर्ड है नहीं, बराबर, और पास्ट रिकॉर्ड होगा तो भी वो विजय माल्या का तो वो टाइम पे पास्ट रिकॉर्ड क्लीन था, बराबर। बट पहली चीज तो चलो पास्ट रिकॉर्ड की बात ही मत करो, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड तो इसका है ही नहीं, करेक्ट। और होता भी तो उसको ट्रैक करने के लिए, कि बंदे ने पास्ट में कितने कितने किससे किससे लोन लिए, किसका किसका डिफॉल्ट मारा है, उसने कौन से बैंक को रीपे नहीं किया, वो चेक करने का कोई फॉर्मेलिटीज या कोई, ऐसे बोलते ना, सिस्टम नहीं थी वैसी कोई। तो ये सब के चक्कर में है ना, आप ऐसे लोगों को भी लोन दे देते थे बिफोर आईपीसी, जहां पे उसका बहुत बड़ा पास्ट में डिफॉल्ट था, उसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं थी, फिर भी आपने उसको लोन दे दिया। आफ्टर आईबीसी ऐसा नहीं हो रहा है। आफ्टर आईबीसी क्या होता है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में क्या होता है पता है? जब भी कोई भी बंदा लोन लेता है ना, लोन, तो लोन में सबको एक कोड दिया जाएगा, ठीक है। जैसे समझो मैंने लोन लिया, तो मुझे कोड दिया 230, मेरा कोड क्या है? 230। समझो निहाल ने लोन लिया, उसका कोड है 420, बराबर। फिर समझो जैसे हर्ष ने लोन लिया,
उसका कोड है 510, बराबर। और ये कोड है ना, यूनिक कोड है। जैसे तुम्हारा पैन नंबर कैसा एक ही है, हर बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हो तो हर जगह एक ही पैन देते हो ना, अलग अलग तो देते नहीं हम। सेम आधार कार्ड भी एक ही यूनिक कोड है, वैसे ही तुम्हारा ये एक यूनिक कोड होगा जो हर बैंक में चलेगा। तो तुमको क्या करना है, तुम समझो कभी बैंक में लोन लेने जाओगे ना, जैसे समझो निहाल कभी बैंक में गया और जाके बोलता है मेरे को है ना 50 करोड़ का लोन दो, 50 करोड़ का लोन दो। बैंक क्या बोलेगा, एक काम करो पहले आपका कोड बताओ ना सर। निहाल बोलेगा मेरा कोड 420। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज करके जो एक पूरा पोर्टल है, उसमें वो कोड डालते हैं। और वो कोड डालेंगे उसमें, तो ये 420 नंबर में निहाल है, तो उसका पूरा हिस्ट्री बराबर सब सामने बैंक के, कितनी लोन ली, कितनी टाइम पे रीपे की, कितनी डिफॉल्ट मारी, कितना अमाउंट बाकी है, किसको किसको डुबा के भागा है, बराबर सब इंफॉर्मेशन बैंक के सामने। अब निहाल बैंक को क्या बता रहे हैं, आई एम एथिकल पर्सन, मैं कभी गलत काम नहीं करता है, बराबर ना, है ना मिहिर? हाँ, मैं कभी एथिकल काम नहीं करता है, मैं एकदम ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है, उसूलों पे चलने वाला आदमी है। बैंक बोलता है सर 50 करोड़ की आप लोन ले रहे हो, ठीक है, आप मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी कोड में आपकी हिस्ट्री हम बताए ना, तो आप 4 बैंक के डिफॉल्टर हो। आप कौन हो, 4 बैंक के डिफॉल्टर हो, प्लस अपने लास्ट 4 बैंक का मिला के टोटल 15 करोड़ तो अब तक रीपे भी नहीं किया है। तो कहाँ गया आपका एथिक्स? तो देखो, बैंक को पता है कि ये भाई साहब की स्टोरी क्या है, इसने भले कुछ अलग सुनाई लेकिन रियलिटी क्या है वो सामने आ गया। तो भी बैंक को क्या लगेगा, इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बैंक ऐसा मुंह पे चप्पल फेंक के मारेगा निहाल को, भाग इधर से, तेरे को तो कभी लोन ना दे हम, बराबर। तो देखो, एक कोड की वजह से कितना एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया कि बैंक लॉस होने से बच गया, बैंक ऐसे लोगों को लोन देने से बच गया जो डिफॉल्टर नेचर के लोग हैं। तो फिर ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के थ्रू मिलेगी, बराबर। तो ये पूरा एक डेटाबेस है जिसमें तुमने भी कभी लोन लिया रहेगा ना, तो तुम्हारा भी कोड जनरेट हुआ रहेगा और उसमें होगा। अभी जैसे देखो, मैंने 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले मैंने एक पर्सनल लोन लिया था, ठीक है। अब पर्सनल लोन लिया था मैंने, तो वो लोन जब मैंने लिया रहेगा, ये 2016 के बाद ही लिया था मैंने, तो 2016 के बाद लिया मतलब डेफिनेटली मेरा भी कोड बना होगा, लेकिन मैंने वो टाइम पे हर एक चीज प्रॉपर तरीके से रीपे कर दी, बराबर। कोई एक सिंगल डिफॉल्ट नहीं मारा। अब सिंगल डिफॉल्ट मैंने मारा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आज अगर मेरा कोड, अगर समझो मैं बैंक में लोन लेने जाता हूं, तो बैंक मेरे से कोड लेगा, बराबर। और वो कोड वो लोग डालेंगे उसमें, और वो लोग कोड डालेंगे तो देखेंगे कि भाई ये बंदे की हिस्ट्री में लोन है, लेकिन सब क्लियर है, कभी बंदे ने डिफॉल्ट नहीं किया। हाँ, ये भी एक चीज है, ये तो चलो मैंने ऐसा बोला कि भाई तुमको कोड मिलेगा, वो कोड तुमको मिलता नहीं है, तुमको ये सब चीजें नहीं बताई जाती है, तुम तुम्हारा नाम बताओ, वो लोग कोड निकाल के तुम्हारी हिस्ट्री निकाल लेंगे, तुमको पूछेंगे नहीं कोड बताओ, तो तुम तो बताओगे भी नहीं, गलत कोड भी बताओगे। चलो गलत कोड बताओगे तो वैसे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बट ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये वो लोग की सिस्टम है, उनको इतना एक्सेस दिया गया है, बराबर। तो ये सब चीजें आज आईबीसी में इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि आईबीसी में ये सब चीज इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या हो गया, जो लोन डिफॉल्टर्स थे, ठीक है, जो लोन डिफॉल्टर्स थे उनको लोन नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो पहले जो डिफॉल्ट होते थे आज वो डिफॉल्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक सिस्टम ऐसी आ गई जो ऐसे डिफॉल्टर को लोन देने से बचाएगा, बराबर। आज जैसे समझो नीरव मोदी बाहर से फोन करता है एचडीएफसी बैंक को कि सर मेरे को 2000 करोड़ का लोन दो। नीरव मोदी डालो जरा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में, उसका कोड वर्ड निकालो जरा, देखो क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो उसकी बहुत खराब ही है, तो खत्म, फिर तो लोन देंगे ही नहीं, बराबर। ये काम है मेन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का, समझा? ये 5 चीजें समझी बेसिकली, क्या कौन सा काम कौन क्या करता है, ये समझा सबको?